नमस्कार साथियों। आज हम चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 को चेकआउट करेंगे कि उसके अंदर क्या थीम है, उसका कंटेंट क्या है। तो आज का हमारा थीम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, राइट। तो इसके अंदर हम ट्रांजिशन चेकआउट करेंगे कि हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी कैसे फूड प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस थीम के अंदर, वो है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। जो अर्लीस्ट लोग हैं वो क्यों लगातार मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके कई रीजन्स हो सकते हैं, राइट। पहला रीज़न हो सकता है कि वो लोग अगर एक जगह ज़्यादा रहेंगे तो उनके जो फूड रिसोर्सेस हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न है कि क्योंकि एनिमल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, राइट, एंड उनको जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग है उनको हंटिंग करनी है उनकी, तो उनके साथ जो ह्यूमन कम्युनिटी है वो भी मूव करती है। ये दूसरा रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न है क्योंकि अलग अलग प्लांट्स अलग अलग सीजन्स में अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से जो ह्यूमन कम्युनिटी है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ये हमारा तीसरा रीज़न हो सकता है। फोर्थ रीज़न हो सकता है बिकॉज ऑफ एफर्नल वाटर सोर्सेस क्योंकि कई जगह पर पूरे साल अवेलेबल नहीं होते, तो वाटर की सर्च की वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे। ये सारे रीजंस हो सकते हैं इनके मूवमेंट के पीछे। जो इस थीम के अंदर जो हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है वो है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हमारे पास सोर्सेज क्या हैं इन लोगों को जानने के लिए, राइट, क्या सोर्सेज हैं। तो आप सभी जानते हैं इस पीरियड को हम स्टोन एज बोलते हैं, राइट। स्टोन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग प्राइमरीली ज़्यादातर जो इनका मटेरियल होता था वो पेरिशेबल मटेरियल होता था, यानी कि समय के साथ वो डिग्रेड हो गया, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें हमें अभी भी मिल रही हैं जिसकी वजह से हम इनकी लाइफस्टाइल को जान सकते हैं। तो ये जनरली ये लोग टूल्स यूज़ किया करते थे। टूल्स किसके? स्टोन के, बोन्स या वुड के, राइट। लेकिन जो स्टोन के टूल हैं वो अभी भी सरवाइव कर पाए हैं, तो इनके स्टोन टूल्स को हम स्टडी करके इनके बारे में जानते हैं कि किस तरह का इनका लाइफस्टाइल था, राइट। स्टोन टूल्स को ये कई तरह से इस्तेमाल किया करते थे। दे यूज़ देम फॉर चॉपिंग फ्रूट, राइट, रूट्स, क्लियर। एनिमल हाइड को ये यूज़ किया करते थे फॉर कवरिंग देयर बॉडी, ठीक। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस थीम के अंदर वो है चूजिंग अ प्लेस टू लिव, यानी कि ये लोग कहाँ रहा करते थे, किस तरह की जगहों पर रहा करते थे, क्लियर। तो ये एक शुरुआत से एक नोशन है कि लोग वहीं रहते हैं जहाँ पर उनको लाइवलीहुड से रिलेटेड सारे रिसोर्सेस मिल सकें, क्लियर। तो उस टाइम पर इनके जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज की इनको ज़रूरत होती थी वो थे इनके टूल्स बनाने के लिए स्टोन्स, वाटर और फूड। यही इनकी बेसिक ज़रूरतें हैं। तो ये वहाँ पर रहा करते थे जहाँ पर वाटर सोर्सेस मिलते हों, जैसे कि हम देख सकते हैं भिम्बेटका है एट द बैंक्स ऑफ नर्मदा, हुंस्की है इन कर्नाटका एट द बैंक्स ऑफ भीमा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, कर्नूल केव्स हैं एट द बैंक्स ऑफ भीमा रिवर अगेन इन कर्नाटका, राइट। सो ये सारे लोकेशंस रिवर बैंक्स के अराउंड पाए गए हैं ताकि इनको वाटर की स्कैर्सिटी फेस ना हो। दूसरा, ये सारे सोर्सेस के पास हमें स्टोन टूल्स के सोर्सेस भी मिलते हैं ताकि ये अपने जो रॉ मटेरियल है स्टोन टूल्स बनाने के लिए स्टोन्स वो प्रोक्योर कर सकें, क्लियर। तो इस तरह की जगह पर हमें अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स के जो एविडेंसेस हैं मिलते हैं, भिम्बेटका, हुंस्की और कर्नूल केव्स, राइट। भिम्बेटका कहाँ है? भिम्बेटका मध्य प्रदेश के अंदर है, राइट। यहाँ पर हमको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है इनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड, वो है कि इनके रॉक शेल्टर्स के अंदर पेंटिंग्स, राइट। इनका जो रॉक शेल्टर्स है वहाँ पर हमें कई सारी पेंटिंग्स मिली हैं, लगभग 300 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स मिली हैं। तो वो भी हमें इंडिकेट करती हैं कि किस तरह की लाइफस्टाइल ये लोग स्पेंड किया करते रहे होंगे, ठीक है। अब पेंटिंग बनाने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है वो किसी तरह का रिचुअल हो सकता है वो कोई वो डिपिक्ट करना चाहते हों अपनी आर्ट को, राइट।
तो कई रीजन्स हो सकते हैं उसके। इसके अलावा करनूल केव्स में, कर्नाटका में है करनूल केव्स, वहाँ पर हमें फायर के एविडेंसेस भी मिले हैं। क्लियर। अभी देखिए ये जो पीरियड है, जिस पीरियड की अभी हम स्टडी कर रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग वाले पीरियड की, इस पीरियड को बोलते हैं स्टोन एज, राइट। स्टोन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सोर्सेस हैं इस पीरियड को स्टडी करने के लिए वो स्टोन टूल्स हैं, और ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिला है इस पीरियड को स्टडी करने के लिए, इसलिए इस तरह के पीरियड को हम बोलते हैं स्टोन एज, राइट। अभी स्टोन एज पीरियड जनरली 2 मिलियन ईयर्स से शुरू हो जाता है। क्लियर। और ये लगभग 6000 BC तक चलता है कई जगह पर। क्लियर। या 3000 BC तक चलता है। ठीक। तो स्टोन एज काफ़ी लंबा पीरियड है। अब स्टोन एज को भी हम डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन वेरियस पीरियड्स, सब पीरियड्स, राइट। जो पहला पीरियड है उसको पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर कुछ जो स्टोन टूल्स हमें मिले हैं वो कोर टूल्स मिले हैं, बड़े टूल्स मिले हैं। ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक मिलता है, राइट। यानी कि 10,000 BC तक मिलता है। दूसरा जो फेज़ है स्टोन टूल्स का उसको मीसोलिथिक बोलते हैं। मीसोलिथिक का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है वो हमें 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक मिलता है, यानी कि 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक मिलता है। तीसरा फेज़ है हमारा नियोलिथिक, राइट। नियोलिथिक फेज़ के अंदर हमारा टाइम पीरियड कवर करता है 10,000 ईयर्स बैक टू 8,000 ईयर्स अगो, यानी कि 8,000 BC से लेके 6,000 BC तक का टाइम पीरियड कवर करेगा। ठीक है। तो ये हमारा टाइम फेज़ है इसके अंदर, स्टोन एजेस के अंदर। अभी पैलियोलिथिक पीरियड को भी लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में फेज़ डिवाइड कर सकते हैं स्टडी करने के लिए, राइट। तो स्टोन टूल्स को हम जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पैलियोलिथिक, राइट, कवरिंग फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है। यहाँ पर हमें बड़े टूल्स मिले हैं। कैसे टूल्स मिले हैं? कोर टूल्स मिले हैं। ठीक है। दूसरा जो फेज़ है उसको बोलते हैं मेसोलिथिक, यानी कि बीच वाला फेज़, यानी कि मिडिल स्टोन एज। क्लियर। यहाँ पर जो टूल्स मिले हैं हमें माइक्रोलिथ्स मिले हैं, यानी कि छोटे इस तरह के पॉइंटर टूल्स मिले हैं। ठीक। और जो तीसरा फेज़ है उसको बोलते हैं नियोलिथिक, यानी कि न्यू स्टोन एज। यहाँ पर जो टूल्स मिले हैं हमें वो पॉलिश्ड टूल्स मिले हैं, राइट। ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक का एक ओवरव्यू है 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स अगो तक। 12,000 ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स अगो तक मेसोलिथिक, और नियोलिथिक 10,000 ईयर्स अगो के बाद। और पैलियोलिथिक को भी हम लोअर, मिडिल और अपर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अभी एनवायरनमेंट की बात करते हैं। देखिए टाइम के साथ एनवायरनमेंट में भी कुछ चेंजेस आते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा पहले भी होता रहा है, राइट। 12,000 साल पहले से का जो फेस है वो रिलेटिवली कोल्ड हुआ करता था, राइट। 12,000 साल पहले क्या हो गया, एक ट्रांजिशन होने लगा एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि वार्म पीरियड से, कोल्ड पीरियड से वार्म पीरियड की तरफ हमारा जो क्लाइमेट है वो मूव करने लगा, राइट। अभी जब पीरियड के अंदर वार्मनेस आने लगी तो आइस मेल्ट करने लगी। तो जहाँ पर पहले बर्फ़ हुआ करती थी वहाँ पर ग्रासलैंड्स बनने लगे, राइट। ग्रासलैंड्स बनने लगे तो क्या हो गया, ज़्यादा एनिमल प्रोड्यूस होने लगे, ज़्यादा हंटिंग एक्टिविटी होने लगी। ठीक है। तो लोगों की फूड हैबिट्स भी चेंज होने लगी। क्लियर। अभी लोगों ने धीरे धीरे क्या किया कि वो जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, जो वाइल्ड क्रॉप्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, यानी कि उनका एग्रीकल्चर करना शुरू किया। जो पहले इस तरह के फूड ग्रेन्स हैं जिनका एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया वो हैं वीट, बार्ले, राइट। एनिमल्स का जैसे कैटल्स का, राइट, डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया फॉर स्टोरिंग दैम एज फूड, यानी कि बाद में उनको फूड की तरह यूज़ करने के लिए। तो ये सारे डेवलपमेंट्स होते गए
ओवर द पीरियड बिकॉज ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जो हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है फूड प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी में, राइट। इसके पीछे क्या ट्रांजिशन देखने को मिलता है हमें, एनवायरमेंटल ट्रांजिशन भी देखने को मिलता है कि जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर गर्मी आ जाती है, यानी कि पहले एनवायरनमेंट 12,000 साल पहले का जो फेस है वो रिलेटिवली कोल्ड था, लेकिन 12,000 साल पहले के बाद का जो फेस है वो रिलेटिवली वार्म था। ज़्यादा ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, राइट, ज़्यादा एनिमल्स हो जाते हैं। तो लोगों को धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इन एनिमल्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं, डोमेस्टिफिकेशन भी कर सकते हैं एनिमल्स का, और जो वाइल्ड क्रॉप्स हैं इनको कंट्रोल्ड वे में ग्रो भी कर सकते हैं ताकि हमें ईज़िली अवेलेबिलिटी हो जाए फूड की, राइट। इस तरह क्या हो गया, एक सेटल कम्युनिटी बनने लगी और लोग एग्रीकल्चर और डोमेस्टिफिकेशन लार्ज स्केल पर शुरू हो जाता है। कैसे पता चलता है हमें डोमेस्टिफिकेशन को लेके? देखिए, डोमेस्टिफिकेशन और जो वाइल्ड क्रॉप्स होते हैं या डोमेस्टिक क्रॉप्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और वैसे ही एनिमल्स के साथ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके टीथ में चेंजेस होने लगते हैं, उनके जॉस अलग तरह के हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो वाइल्ड एनिमल्स नहीं हैं, उनको उस तरह का फूड नहीं मिल रहा है डोमेस्टिफिकेशन के अंदर, राइट। तो उनके एनाटॉमिकल पार्ट से हम पता लगा सकते हैं कि वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे या वाइल्ड एनिमल्स थे, राइट। तो क्या है, न्यूलिथिक फेज़ में हमें नई तरह की लाइफस्टाइल देखने को मिलती है, जैसे नई तरह के टूल्स मिलते हैं, राइट। कैसे टूल्स हैं? पॉलिश्ड टूल्स हैं, ठीक है, शार्प एज टूल्स हैं, क्लियर। एग्रीकल्चर बढ़ जाता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बढ़ जाता है, पोल्ट्री देखने को मिलती है फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड आइटम्स, राइट। तो ये सारे चेंजेस हमें न्यूलिथिक फेज़ में देखने को मिलते हैं। न्यूलिथिक फेज़ को क्या बोलते हैं? न्यू स्टोन एज, जहाँ पर अलग तरह के स्टोन देखने को मिलते हैं, पोल्ट्री देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर देखने को मिलता है और डोमेस्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है, क्लियर। अभी न्यूलिथिक फेज़ की एक इम्पॉर्टेंट साइट है जिसको बोलते हैं बुरज़ूम। बुरज़ूम कहाँ पर है? बुरज़ूम कश्मीर में है, राइट। वो न्यूलिथिक फेज़ की एक साइट है। वहाँ पर लोग, क्योंकि ठंडा एरिया था, क्लाइमेट के अंदर वार्मनेस आ जाती है, लेकिन रिलेटिवली अभी भी वो ठंडा एरिया है, तो लोग ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि वो लोग वहाँ पर गड्ढा खोद कर और उसके अंदर रहा करते थे। उसको पिट ड्वेलिंग बोलते हैं, राइट। पिट ड्वेलिंग प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसे एविडेंसेस हमें बुरज़ूम के अंदर मिलते हैं। न्यूलिथिक साइट है, राइट। तो कई सारे न्यूलिथिक साइट्स हमें मिलते हैं। देखिए, पॉलिश्ड टूल्स बढ़ जाते हैं, ये देखिए शार्प एजेस हो जाती हैं न्यूलिथिक फेस में, राइट। पॉलिश्ड हैं ये सारे टूल्स। पोल्ट्री का इन्वेंशन हो जाता है फॉर स्टोरिंग फूड, फॉर कुकिंग फूड, राइट। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि पहला एग्रीकल्चर सेटलमेंट माना जाता है, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, बोलान पास के पास, राइट। तो वो पहला एग्रीकल्चर सेटलमेंट माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, राइट। अगर आपको जानना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो पहला एग्रीकल्चर सेटलमेंट है वो मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, बोलान पास के पास। तो वहाँ पर हमको पोल्ट्री भी मिली है, डोमेस्टिफिकेशन के एविडेंसेस भी मिले हैं और एग्रीकल्चर के भी एविडेंसेस मिले हैं। इस तरह के हाउसेस भी मिले हैं जिनके अंदर वेरियस कंपार्टमेंट्स होते हैं और कुछ कंपार्टमेंट्स फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे, राइट। कुछ ग्रेव्स भी मिले हैं। ग्रेव्स के अंदर हमें कुछ असेंशियल कमोडिटीज़ भी मिलती हैं, कैटल्स भी मिलती हैं इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो मेहरगढ़ के लोग लाइफ आफ्टर डेथ की थ्योरी में बिलीव रखते थे, क्लियर। चलिए, तो ये एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का। आज हमने इस चैप्टर को कंटेंट चेकआउट किए हैं कि इसके अंदर क्या है, राइट। तो ये जो ओवरऑल थीम है इस चैप्टर का वो ट्रांजिशन पर बेस्ड है कि कैसे हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी ट्रांजिशन करती है फूड प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी में, राइट। इसके अंदर कुछ मेजर कंटेंट हमने पढ़े हैं। चलिए उनको समरी की हेल्प से चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, ये हमारी उस चैप्टर की समरी है,
राइट, जिसमें हम ट्रांजिशन ट्रैक कर रहे थे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी टू फूड प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी। क्लियर। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था वो है वाई अर्लीस्ट पीपल वर ऑन अ मूव, यानी कि लोग जो अर्लीस्ट लोग हैं वो क्यों कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। राइट, तो इसके अंदर हम वो चेकआउट करेंगे। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। राइट, फूड प्रोडक्ट्स। तो क्या रीज़न्स हैं कि लोग मूव करते हैं एक जगह से। तो पहला रीज़न है क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स एग्जॉस्ट ना हो जाएं एक जगह के। दूसरा है कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तीसरा रीज़न है कि क्योंकि जो डिफरेंट प्लांट्स हैं वो डिफरेंट सीजन्स के अंदर अपने फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसकी वजह से अलग अलग सीजन्स में लोगों को अलग अलग जगहों पर मूव करना पड़ता है। तीसरा है वाटर सोर्सेज को लेके, क्योंकि वाटर सोर्सेज कुछ ऐसे हैं कि सीजन्स के अंदर ड्राई हो जाते हैं, तो लोगों को अलग सीजन्स के अंदर दूसरे वाटर सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, यानी कि इस पीरियड को पढ़ने के लिए, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग पीरियड वाले या स्टोन एज को पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या हैं। क्लियर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो हैं हमारे पास स्टोन टूल्स, क्योंकि उन्होंने वो लोग एक बहुत ही प्रिमिटिव लाइफस्टाइल था। हमें मॉन्यूमेंट्स वहाँ नहीं मिलेंगे, कॉइन्स वहाँ पर नहीं मिलेंगे, इंस्क्रिप्शंस वहाँ पर नहीं मिलेंगे। हमने पिछले थीम में पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या लिटरेरी सोर्सेज, क्योंकि वो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो लिटरेरी सोर्सेज हमें वहाँ पर नहीं मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें सिर्फ क्या मिलता है, स्टोन टूल्स मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें पेरिशेबल मटेरियल की हैं, ओवर द पीरियड ख़त्म हो चुकी हैं। राइट, इसीलिए इस पीरियड को हम स्टोन एज बोलते हैं। राइट, तो स्टोन्स को स्टडी करके हम बताते हैं कि वो लोगों का लाइफस्टाइल किस तरह का था। ठीक है। राइट, अब दूसरा उनका ड्वेलिंग प्लेसेस, किस तरह वो लोग रहा करते थे। राइट, तो कुछ लोग रिवर्स के अराउंड रहते हैं, क्योंकि पानी जो वाटर है वो एक असेंशियल नीड है हर ह्यूमन बीइंग की। तो जो ज़्यादातर साइट्स हमें मिले हैं वो रिवर्स के अराउंड मिले हैं। राइट, को एक जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका वॉज लोकेटेड अराउंड द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर के अराउंड मिलता है। हुंस्की है, हुंस्की एंड करनूल बोथ वर लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ भीमा रिवर। क्लियर। तो ज़्यादातर जो साइट्स हैं स्टोन एज को लेके वो हमें रिवर्स के अराउंड मिलते हैं। राइट, और ख़ासकर जो पुराने साइट्स हैं पैलियोलिथिक फेस के साइट्स, वो रिवर्स के अराउंड्स मिलेंगे। ठीक है, अभी चेकआउट कर लेते हैं कि स्टोन एज को कैसे क्लासीफाई करते हैं अलग अलग पीरियड्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो फेस है उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक फेस। राइट, दूसरा जो फेस है उसको बोलते हैं मीसोलिथिक फेस, और तीसरा जो फेस है उसको बोलते हैं नियोलिथिक फेस। क्लियर। पैलियोलिथिक फेस शुरू होता है 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स से पहले, यानी कि अब से 2 मिलियन साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का फेस को हम पैलियोलिथिक फेस बोलेंगे। मीसोलिथिक फेस यानी कि 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक का जो बीच वाला फेस है उसको मिडिल स्टोन एज या मीसोलिथिक एज बोलेंगे। और 10,000 साल पहले का के बाद का जो फेस है उसको नियोलिथिक फेस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि न्यू स्टोन एज। यहाँ पर अलग तरह के स्टोन टूल्स हमें मिले हैं। क्या करैक्टरिस्टिक हैं इन अलग अलग पीरियड्स की, तो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। पैलियोलिथिक फेस के अंदर हमें कोर टूल्स यानी कि बड़े टूल्स मिलते हैं, इस तरह के बड़े टूल्स। कोल्ड क्लाइमेट मिलता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कोल्ड हैं। राइट, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी का प्रेवलेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मिडिल मेसोलिथिक पीरियड में हमें टूल्स माइक्रोलिथ्स यानी कि छोटे टूल्स मिलते हैं, इस तरह के पॉइंटर्स टूल्स। राइट, और ये क्योंकि ये बीच का फेस है तो दोनों ही फेसेस की करैक्टरिस्टिक्स हमें मीसोलिथिक फेस के अंदर देखने को मिलती हैं। न्यूलिथिक फेस यानी कि न्यू स्टोन एज जो कि 10,000 साल पहले के बाद का फेस है, तो यहाँ पर हमें पॉलिश्ड और शार्प एज टूल्स मिलेंगे। राइट, इसके अलावा हमें हंटिंग गैदरिंग, क्योंकि जो पहले वाली हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी है, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ अभी भी मिलती हैं। ठीक, इसके अलावा एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है। राइट, डोमेस्टिफिकेशन शुरू हो जाता है। पोट्री हमें देखने को मिलती है फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग फूड, यानी कि फूड को स्टोर करने के लिए और उसको कुक करने के लिए।
तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं इन तीनों फेसेस की, राइट। सो स्टोन एज को हम 3 फेसेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, पैलियोलिथिक फेस, मीसोलिथिक फेस और नियोलिथिक फेस, राइट। जो अर्लीस्ट सेटलमेंट है स्टोन एज को नियोलिथिक फेस का, तो वो हमें कहाँ पर मिलता है, मेहरगढ़ के अंदर मिलता है, बोलान पास के अराउंड, राइट। मेहरगढ़ क्या है, अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ नियोलिथिक फेस, यानी कि यहाँ पर पहली बार हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, पोट्री देखने को मिलती है, राइट। डोमेस्टिफिकेशन देखने को मिलता है, राइट। बरियल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेटल्ड लाइफस्टाइल देखने को मिलता है, उससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये एक समरी है इस चैप्टर की, राइट। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहें, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो ये था इस टॉपिक का ओवरव्यू। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।